उसका पहला दिन है। तो ध्वनि सबसे पहले आपको जो है इम्पोर्टेंट लाइंस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे। देखो आप लोगों को चीज़ें वो पढ़ना है जो आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक्चुअल में ध्वनि जो है आप लोगों का होता क्या है। ध्वनि जो आप लोगों की रहती है एक ऐसी ऊर्जा रहती है जिसकी उत्पत्ति कंपन से होती है। मीन्स ध्वनि ही ऐसा आप लोगों की ऊर्जा है जिसमें आप लोगों का कंपन होता है। किसी भी चीज़ में यदि कंपन हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं ध्वनि जरूर होगी। अब आप लोगों को कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ध्वनि की प्रकृति कैसी रहती है। मीन्स ये अनुप्रस्थ तरंगें होती है कि अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंगें जो आप लोगों की रहती हैं वो आप लोगों का जो है इस तरीके से चलती हैं, इस तरीके से अनुप्रस्थ। प्रस्थ में आप लोगों को जो है थोड़ा सा प्रस्थ शब्द को आप लोग गड्ढे और ऊंचाई से या सरंग व गर्त से जोड़ लोगे तो आपने पढ़ा होगा तो जोड़ पाओगे। अदरवाइज तरंग जो आप लोगों की अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वैसे चलती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगें जो रहती हैं क्योंकि वाइब्रेशन के लिए क्या करना पड़ता है, कभी भी कोई भी चीज़ वाइब्रेट होती है तो वो क्या होती है, उनका बीच में जो है संतुलन बना रहता है। वो ऐसे 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 मीन्स कहीं कहीं जो है सघन हो जाते हैं। सघन व ब्रल का सिस्टम जो है अनुदैर्घ्य में काम करता है और अनुप्रस्थ तरंग रहती है इनमें सरंग व गर्त का सिद्धांत काम करता है। अभी ये जब मैं और आपको पढ़ाऊंगा तब वेव्स में पढ़ाऊंगा इनको, ठीक है। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि ध्वनि एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी उत्पत्ति कंपन से होती है और ये अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ यही है कि ध्वनि किसी भी चीज़ में से यदि आपको कंपन उत्पन्न होता है तो वो आप लोगों का क्या है भाई, वो आप लोगों का ध्वनि उत्पन्न करता है और आप लोगों का ये अनुदैर्घ्य प्रकृति का होता है, ठीक है भाई। मान लिया अभी आपको जानना है कि ध्वनि शब्द का प्रयोग किन चीज़ों के लिए किया जाता है। तो उन्हीं तरंगों के लिए किया जाता है जिनकी अनुभूति हमें कानों द्वारा होती है। मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि ध्वनि उस ऊर्जा को कहते हैं जिसकी कहीं ना कहीं आपूर्ति या कहीं ना कहीं उसका महसूस जो है हमारे कानों द्वारा किया जाता है। हम अपने कानों द्वारा महसूस कर पाते हैं कि कोई प्रेशर हम पर डाला जा रहा है या कोई आनंदित ध्वनि हमको, जब हम गाने सुनते हैं तो हमको उसी ध्वनि में आनंद आता है। जब हम कुछ और जैसे कि कौवे की वाणी सुनते हैं तो हमको उसी ध्वनि में ऐसा चिड़चिड़ापन सा आता है ना। तो कहीं ना कहीं जो कानों द्वारा महसूस किया जा सकती है उसी को हम ध्वनि कहते हैं। अगला पॉइंट जो आप लोगों को यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ कि देखो आप लोगों का जो ध्वनि रहती है उसका चाल या उसको यदि कंपन के रूप में वर्णन करते हैं क्योंकि ध्वनि जो है कंपायन वस्तुओं में होती है। जिन तरंगों की कंपन प्रति सेकंड 20 से 20,000 प्रति सेकंड होती है उसी की अनुभूति हमारे कानों तक पड़ती है। मीन्स जिसकी कंपन मतलब 1 सेकंड में वो 20 बार कंपित हो सकती है या 20 से 20,000 बार तक, कहीं भी हो, 20 हो, 20,000 बार हो, 100 हो, 20 के ऊपर हो, 20,000 से नीचे हो, लगभग 20,000 तक हो तो भी चलेगा। तो सिर्फ इसी प्रकृति की ध्वनि को हमारे कान सुन सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का बनता है कि किस आवृत्ति की ध्वनि को हम सुन सकते हैं। तो 20 से 20,000 तक की आप लोगों को ये जो है नॉर्मली याद होना चाहिए। ये आप लोगों का 20 से 20,000 वाला फैक्ट आप लोगों को कई दफ़े पूछा जाता है तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। अब आप लोगों का यही होता है कि इस सीमा से कम या अधिक कंपन हमें अनुभूति नहीं होता। मतलब इससे यदि कम जो आप लोगों का रहेगा तो यदि बात करेंगे कि 20 जो आप लोगों का है वो फुसफुसाने वाली डेसिबल हम कह सकते हैं, जिस पर हम फुसफुसाते हैं, काफ़ी चीज़ें सुनाई पड़ती हैं, लेकिन और भी उससे कम फुसफुसाने के भी 30 डेसिबल होता है। अभी सारा जो चार्ट दिया गया उसके माध्यम से हम सीखेंगे। तो फिलहाल इस पेज पर जो हमने सीखा सबसे पहले ध्वनि जो है कंपनीय प्रकृति की होती है। किसी भी वस्तु में यदि कंपन हो रहा है तो वो आप लोगों का साउंड जनरेट कर सकता है, ठीक है। इनकी प्रकृति अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। आप लोग इसको ध्यान कैसे रखोगे, धैर्य, धैर्य यदि आप लोग बोलोगे तो आपका हृदय ही कंपन करता है कि धैर्य बोलोगे ना तो थोड़ा सा हम अपने आप को चीज़ों को अपने आप से कनेक्ट करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों को इस तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो है हमारा डेसिबल क्या है भाई, 20 से 20,000 प्रति सेकंड जो आप लोगों के कंपन होते हैं उसी को हम सुन सकते हैं। इसको डीबी में नापते हैं, डेसिबल इसकी इकाई है, आगे पढ़ेंगे हम। अब बात करते हैं ध्वनि की चाल की। तो ध्वनि की चाल क्या रहती है? ध्वनि की चाल देखो किसी भी चीज़ की चाल हो कहीं ना कहीं उसे जो है कितनी बार कंपन करता है। गाड़ी की चाल की बात करते हैं तो कितनी दूरी तय करता है। अभी ध्वनि की चाल है तो उसका मुख्य धारा जो आप लोगों की जुड़ी गई है वो कहीं ना कहीं कंपन से जुड़ी गई है, तो वही कंपन से ही हम नापेंगे। माध्यम की प्रकृति पर ध्वनि की चाल निर्भर करती है, जैसे कि घनत्व पर भी निर्भर करता है। जैसे कि आप लोगों का एक ठोस वस्तु है, उसको यदि हम ज़मीन पर पटकेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा साउंड उत्पन्न होगा, वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन एक हल्की वस्तु है, उसको यदि हम ज़मीन पर फेंकेंगे तो हो सकता है उसमें से आवाज़ भी ना आए, बिकॉज ऑफ वो उसका घनत्व कम है, उसका माध्यम जो है आप लोगों का सरल प्रकृति का है, वो डेंसिटी वाई रूप से देखा जाए तो थोड़ा सा कठोर नहीं है, तो उसके अणु जो है दूर दूर हैं तो उनमें ध्वनि की उत्पन्नता नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ ध्यान रखना है कि ध्वनि जो आप लोगों का है उसकी चाल
माध्यम की प्रकृति, मतलब माध्यम आप लोगों का ठोस है, द्रव है, गैस है, उस पर भी निर्भर करता है। भाई हवा में आप लोग हवा के जो है लोहे के गोले को फेंक दो, और यदि वही माध्यम ठोस हो, ठोस में लोहे के गोले को फेंक दो, जैसे ही टकराते उसमें से साउंड आएगा, है ना। तो इसका अंतर भी पड़ता है भाई। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि यदि किसी चीज़ पर डिपेंडेंसी है तो उसके होने से कहीं ना कहीं उसका ना होने का भी हमको अभाव होगा, ठीक है। अभी अगला जो पॉइंट आपसे कहता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में रहती है, तो मैंने अभी आपको बताया ठोसों में रहती है, क्योंकि ठोसों में जैसे ही टकराता है अणु ऑटोमेटिक कंपन कर देते हैं। उसके बाद द्रव में, और सबसे कम जो आप लोगों का ध्वनि की चाल होती है वो आप लोगों का गैस में रहती है, इसलिए सबसे बाद में उसका नाम लिखा गया है। जब ध्वनि जो आप लोगों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, किंतु उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। तो भाई चाल और तरंग दैर्घ्य क्या चीज़ें हैं। चाल मैंने आपको बता दिया, तरंग दैर्घ्य आपको बताना चाहूँगा। तरंग दैर्घ्य मतलब तरंग दैर्घ्य, देखो लैम्डा से इसको हम डिनोट करते हैं, इस तरीके से इसको मैं बताऊंगा, या यदि वैसे तो ऐसे ऐसे होता है तरंग दैर्घ्य, वहाँ पर आप लोगों को ध्वनि के रूप में ऐसे ऐसे बताना था, है ना। इसमें आसानी से समझ में आता है, इसलिए मैंने ये आपको समझा दिया। दो सरंग, एक सरंग व गर्त के बीच की दूरी को आप तरंग दैर्घ्य कहते हो, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप लोग लैम्डा से व्यक्त करोगे, ठीक है। ये आप लोगों की तरंग दैर्घ्य हो गई, ठीक है। पता नहीं, ये आप लोग का लैम्डा हो गया, तो लैम्डा से इसको हम डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी जो है नहीं होना चाहिए। कोई परेशानी है क्या? नो प्रॉब्लम, आई थिंक सो, नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई। तो यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं है। इससे आप लोग क्या है, तरंग दैर्घ्य तो मतलब आप लोगों का ध्वनि के माध्यम बदलने पर तरंग दैर्घ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाल पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसकी आवृत्ति, आवृत्ति क्या होता है, प्रति सेकंड में जो है कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। तो उसकी आवृत्ति जो है नहीं बदलती, क्योंकि उसकी आवृत्ति पर उस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपको यहाँ पर याद रखने वाली ये चीज़ है कि ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। इसको आप याद कैसे करोगे? वो ये पूछेगा क्या नहीं बदलता है, और नहीं बदलते को आप लोग कहते हो अपरिवर्तित। आ से आप लोग आ को जोड़ दीजिए, अपरिवर्तित और आवृत्ति, मतलब ध्वनि जो आप लोगों की है उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। तो आ से आ को जोड़ दोगे तो शायद आप लोग चीज़ों को नहीं भूलोगे, बिकॉज ऑफ हम पढ़ते बहुत सारा हैं, लेकिन आप लोगों को चीज़ों को याद रखना, उनको मेंटेन करना काफ़ी कठिन होता है। इसलिए मैं वो चीज़ें भी बता देता हूँ जिससे आप लोग उनको अपने आप में मेंटेन भी कर सको, ठीक है। तो आई थिंक इसके बाद आप लोग उसको भूलोगे नहीं। अपरिवर्तित क्या होता है? आवृत्ति, ठीक है। अगले उसकी ओर चलना चाहेंगे। अगले सेट पर आप लोगों को जो है क्या दिया गया है, ध्वनि की जो आप लोगों की चाल रहती है उस पर कोई भी दबाव नहीं पड़ता। ध्वनि की चाल जो आप लोग रहती है, दबाव यदि उस पर कोई प्रेशर डाला जाए, ध्वनि की चाल पर यदि साउंड इफेक्ट पर यदि कोई प्रेशर डाला जाए, प्रेशर क्या रहता है, प्रेशर क्या होता है या दाब क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल आप लोगों का दाब कहलाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल मतलब किसी विशेष एरिया में आप लोगों का इतना बड़ा एरिया है, ऊपर से इस पर बल जो है पुश किया जा रहा है, तो ये आप लोगों का इस पर दाब डाला जाता है इतने इतने इलाके में, ठीक है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर डाला गया दाब ही आप लोगों का जो है डाला गया बल, दिया गया बल ही उसका दाब कहलाता है। ध्वनि की चाल पर दाब का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप का, टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। यदि देखो ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है भाई? ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्यों बढ़ जाती है? इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि देखो जैसे कि ठोस और ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल रहती होती है। अभी जो ध्वनि की चाल तो इसमें सबसे ज़्यादा है ही। अभी यदि इसको गर्म और कर दिया जाए तो इसके अणु और भी फैलेंगे तो साउंड और ज़्यादा जनरेट होगा। दोनों ही चीज़ें गर्म हुई तो और भी ज़्यादा जनरेट होगा ना। तो यहाँ पर भी आप लोगों को आपने देखा होगा ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। चाल को आप लोग ऐसे समझ सकते हो, जब आप लोग किसी गर्म चीज़ को ठोकते हो तो उसमें से एक पैनी आवाज़ आती है। पैनी का मतलब एक पतली आवाज़ आती है, और यदि आप एक ठंडे लोहे को ठोकोगे तो इसमें एक कठोर आवाज़ आएगी। जैसे कि आप इसको कभी महसूस कर सकते हो, कभी यदि आप लोग जाओ तो, ठीक है। ये गांधी जी का चश्मा मैं बना दूँ तो ठीक रहेगा, ठीक है। अभी आप लोगों को ध्यान जो रखना है कि ध्वनि की चाल जो आप लोगों की बढ़ती है वो 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल, वायु के लिए बात कर रहा है, वायु के लिए, किसी विशेष माध्यम में बात नहीं कर रहा है। इन एयर 1 डिग्री टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल जो है 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। तो ये स्पेसिफिक यदि जो क्वांटिटी वैल्यू जो आप लोगों की आती है उन चीज़ों को याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए होता है। अब आप लोगों के लिए नमी की बात की जा रही है। नमी युक्त कैसा रहता है? ऐसा इलाका जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी ओस हो या कहीं ना कहीं उसको हल्का सा गीलापन महसूस किया जा सकता हो।
तो नमी युक्त वायु का घनत्व जो आप लोगों का रहता है, उसका डेंसिटी जो वैल्यू पॉइंट रहता है वो शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, ऐसा उनका मानना है। तो नमी युक्त वायु, भाई सीधा सीधा मैंने आपको बताया था, सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल ठोसों में होती है, उसके बाद द्रवों में होती है, उसके बाद आप लोगों का गैसों में होती है। अभी इतना हमको क्लियर हो गया है कि देखो वायु में ऐसा तो है नहीं कि हम भाई लोहे की जाली लगा दें तो अपना काम हो जाएगा, वो बात एक अलग हो जाएगी स्पेशल पॉइंट के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि वायु के अंदर ही जो नॉर्मल मौसम रहता है, भाई कभी कभार नमी युक्त तो हो जाता है ना मौसम, तो शुष्क वायु की अपेक्षा कर नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नमी युक्त वायु में कहीं ना कहीं द्रव में ध्वनि की चाल अधिक होती है, सीधा सीधा ऐसे याद कर लो। चीज़ों को याद करने के लिए उसे नॉर्मल बिहेवियर से जोड़ना होगा, ओके। अब बात की जा रही है ध्वनि की आवृत्ति प्रसार। श्रव्य तरंगें और अपश्रव्य तरंगें दो प्रकार की तरंगें होती हैं, ऑडिएबल वेव्स और इंफ्रासोनिक वेव्स। ऑडिएबल क्या होती हैं कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि व्यक्ति जो आप लोगों का है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो है ध्वनि सुन सकता है। अभी अचानक ही एच लग गया तो मैं आपको बताना चाहूँगा ध्वनि को मापने की इकाई जो आवृत्ति की इकाई होती है वो आप लोगों का हर्ट्ज रहती है। तो आवृत्ति की इकाई तो हर्ट्ज रहती है, और यदि ध्वनि की इकाई पूछा जाए तो हमेशा डेसिबल लगाना, कभी कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन भाई बहुत बुरा रहता है। हम पढ़ लेते हैं लेकिन कन्फ्यूज रहते हैं तो कोई मतलब का नहीं होता वो पढ़ने वाला सिस्टम, है ना। तो श्रव्य तरंगें बोल रहा है, ऑडिएबल श्रव्य से नाम से ही प्रतीत हो रहा है, श्रव्य यानी सुनने वाली। मनुष्य जिन तरंगों को सुन सके या जिस आवृत्ति की तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं उसको आप लोग श्रव्य तरंगें या ऑडिएबल वेव्स कहोगे। उनका आप लोगों का कितना क्या प्रसार दिया गया है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, मतलब एक सेकंड में वो 20 बार निकलें, एक सेकंड में 20,000 बार निकलें, उतनी आवृत्ति की ध्वनि को हम सुन सकते हैं। इससे ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि को हम नहीं सुन सकते, ओके। फिर आप लोगों की बात की जा रही अवश्रव्य तरंगें मीन्स इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक वेव्स आप लोगों की कौन सी होती हैं, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली जो तरंगें आप लोगों की रहती हैं उनको अवश्रव्य तरंगें कहते हैं। इनका जो है हमारा कान इनको नहीं सुन सकता, जैसे कि आप लोगों की भूकंपीय तरंगें रहती हैं, ये तरंगें 20 हर्ट्ज से भी कम की होती हैं। भूकंप जब हमको आता है सीधा महसूस कर सकते हैं लेकिन उसको सुन नहीं सकते, क्योंकि वेव तो भाई उसकी भी चलती हैं। अभी तो भूकंप आता है, भूकंप कैसे आता है, हमारी आदि आपने जो है साइंस पढ़ा हो, सोशल साइंस पढ़ा हो, तो हमारी जो पृथ्वी है वो प्लेटों के रूप में बटी हुई है, और प्लेटें जब आपस में टकराती हैं, भाई कोई भी चीज़ टकराएगी तो साउंड तो उत्पन्न होगा, साउंड जो है जनरेट होता है, तब आप लोगों का भूकंप जो आता है, प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, उस कंडीशन में आप लोगों का भूकंप आता है, ठीक है। तो फिलहाल वो तरंगें हमको सुनाई नहीं देती हैं क्योंकि उनकी आवृत्ति काफ़ी कम होती है। अब आप लोगों का श्रव्य हो गया, अवश्रव्य हो गया, और पराश्रव्य मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स आप लोगों की ओर हैं। देखो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की तो हम सुन सकते हैं, तो इनको श्रव्य कह दिया। अवश्रव्य जिनको हम सुन नहीं सकते वो 20 से नीचे की हो गई, भाई 20,000 से ऊपर की होंगे उनको क्या कहोगे, तो बिल्कुल उनकी भी व्यवस्था कर रखी है कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि रहेंगी उनको पराश्रव्य तरंगें कहेंगे। इनको मनुष्य नहीं सुन सकता, किंतु जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि इसको सुन सकते हैं। इनकी आवृत्ति बहुत होने के कारण इनमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। इन तरंगों को गाल्टन की सीटी तथा दाब वैद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल कंपनों से उत्पन्न किया जाता है। तो ये आप लोगों को कुछ याद नहीं रखना है। ये देखो आप लोगों का मेन रहता है कि आपको क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखना है। तो मैं क्लियर बोल रहा हूँ, इनको बिल्कुल याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप लोगों को यहाँ पर जो याद रखना है कि कैसे कौन कौन से जानवर इसको सुन सकते हैं, तो वो आप लोगों का कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, भाई स्पेशली इन्हीं जानवरों की बात नहीं की जा रही, अधिकांश जानवर इन पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं, ठीक है। और कुछ एक जानवर ऐसे होते हैं कि वो अवश्रव्य तरंगों को भी सुन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि रात्रि समय है, लेकिन बताना एक टीचिंग चल रहा है, साइंस इन चीज़ों को नहीं मानता जो मैं बोलने वाला हूँ। रात्रि समय सर्प जो होता है या कभी भी हो, वो महसूस करने 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को भी वो महसूस कर लेता है ना। लेकिन काफ़ी सारे जानवर जो है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ही सुन पाते हैं, नीचे की सुन ही नहीं पाते हैं। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ जो आप लोगों की है वो भाई 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की पूरी सुन लेते हैं, उसके ऊपर की भी सुन लेते हैं। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों का। तो तरंगें जो पराश्रव्य तरंगें हैं वो आप लोगों का सब चीज़ों को मैनेज कर लेता है। अगला जो पॉइंट आपका जो यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं कि पराश्रव्य तरंगों का उपयोग। अभी मैं आपको बता चुका हूँ, पराश्रव्य तरंगें वे तरंगें रहती हैं जिनका आवृत्ति परिसर जो है आप लोगों का 20,000 हर्ट्ज से ऊपर रहता है। मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के
ध्वनि तरंगों को सुन सकता है। ये मैंने अभी आपको बताया 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के 20 तक की ध्वनि तरंगों को सुन सकता है। और भी ये पराश्रव्य तरंगें रहती हैं वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की रहती हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पराश्रव्य तरंगों का उपयोग बता रहा है, मतलब बहुत छोटी बड़ी तरंगों का नहीं, पराश्रव्य तरंगों का ही बता रहा है। देखो सोनार का नाम आपने सुना होगा, समुद्र की गहराई पता लगाने में जो प्रयोग किया जाता है वो पराश्रव्य तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है। संकेत भेजने में, दूध के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में। इनका आपने देखा होगा साउंड का इफेक्ट इतना होता है, फिल्मों में एक सीन आप लोगों का आता है कि इतना साउंड कर दिया कि कांच टूट गए। ऑफकोर्स ध्वनि में इतना पावर होता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्टेड किया जा रहा है, यहाँ पर और कुछ भी नहीं किया जा रहा है। मैंने आपको ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बताया था कि किसी भी ऊर्जा हो, कोई सी भी ऊर्जा हो, वो एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्टेड हो सकती है, लेकिन नष्ट नहीं होती, ना ही कभी उत्पन्न होती है। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि समुद्र की गहराई लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का। रटना नहीं है, रटना नहीं है, रटना नहीं है। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको बता चुका था समुद्री गहराई पता लगाने के लिए जो है पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। संकेत भेजने में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। दूध के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, कल कारखानों की चिमनियों के काले हटाने में। कारखाने जो आप लोग रहते हैं उनकी चिमनियाँ यदि जम जाती हैं तो उनमें पराश्रव्य तरंगें डाल दी जाती हैं, छोड़ दी जाती हैं, मतलब उनमें चिमनियाँ झड़ जाती हैं, मतलब उसके अंदर जो भी कालिक जमी रहती है, पाउडर धूल, वो बिल्कुल हट जाती है। ये इम्पोर्टेंट आप लोगों का विज्ञान का बहुत ही जो है अच्छा ऐसा है जो कल कारखानों की चिमनियों से काले हटाने में उसका उपयोग किया जाता है, और गठिया रोग के उपचार में और मस्तिष्क का ट्यूमर पता लगाने में। तो गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो भाई ये विज्ञान की बहुत ही बड़ी खोज है कि मस्तिष्क के ट्यूमर का पता जो है गठिया रोग के उपचार का मूल रूप से पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से किया जाता है। कीमती कपड़ों घड़ियों की धुलाई, आप लोगों ने देखा होगा ना कि वो लोग कहते हैं भाई हम सर्दियों में जाते हैं, सर्दियों के कपड़ों को धुलवा कर लेके आते हैं। तो ऐसा तो नहीं है पानी से धुलते हैं, पानी से धुलते हो तो घर पर ही धुल जाए। ड्राई क्लीनर, ड्राई क्लीनिंग में लगभग प्रोसेस ऐसी नहीं होती है, लेकिन फिलहाल यदि देखा जाए कीमती चीज़ों को या वायुयान को साफ करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अभी कपड़ों की धुलाई भी उस तरीके से होती है, लेकिन यहाँ पर अपने क्षेत्रीय स्तर पर ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। फिलहाल सिर्फ आप पढ़ने के लिए काफ़ी है, और हम ये करवाने में तो अभी सक्षम है। भाई ध्वनि के लक्षण कैसे पहचानोगे? ध्वनि जा रही है ना, क्या होता है ध्वनि का लक्षण, कैसे पहचानोगे? देखो हर एक चीज़ का लक्षण रहता है कि भाई आप कहोगे मैं सेव लेने के लिए जा रहा हूँ, फिर आपको सेव तो पता ही नहीं है होता कैसा है, हो सकता है आप संतरा लेकर के आ जाओ, उसके बारे में जानकारी तो होना चाहिए, कैसे पता चलेगा ये ध्वनि ही है। तो भाई जाते हैं भाई तीव्रता, तारत और गुणता, ये तीन ध्वनि के मुख्य लक्षण हैं। अब ऐसे ही हमको बता दिया जाएगा कि शिव आप लोगों का ऐसा ऐसा होता है, तो आप उसको पहचान लोगे। तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर भी पहचान लोगे, है ना। ऐसा है, ये ध्वनि के तीन प्रमुख लक्षण होते हैं। ध्वनि का देव तीव्रता, तारत और गुणवत्ता, है ना, तीनों लक्षण आप लोग रहते हैं। तीव्रता, इंटेंसिटी की बात की जा रही है, तो ध्वनि के इस गुण के कारण ध्वनि तीव्र या धीमी सुनाई पड़ती है। और ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का माध्यम जो है बेल है, बेल यह एक बड़ा मात्रक है, अतः व्यवहार में हमेशा छोटा मात्रक जो है डेसिबल है। तो नॉर्मल जो हम व्यवहार में यूज करते हैं वो आप लोगों का डेसिबल यूज करते हैं, आप लोगों को पता है। देखो तीव्रता किस तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ, प्रति सेकंड में कितनी तेजी से वो कंपन करती है। क्योंकि ध्वनि में सीधा सीधा मैंने आपको जो शुरुआत में बताया, सबसे पहली लाइन में जो आपको मैंने बताया वो यही है कि इसकी उत्पत्ति कंपनयान वस्तुओं से होती है। तो भाई प्रति सेकंड में कितने कंपन वो करती है, कितनी तेजी से वो कंपन करती है, वो आप लोगों की उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता हो गई। अब उसी के आधार पर तो जो है धीमी और तेज सुनाई देगी, कितनी तेज वो है उत्पन्न कर रही है। बड़ा मात्रक इसका बेल होता है, छोटा मात्रक डेसिबल होता है। ठीक है, डेसिबल बेल का 10वां हिस्सा होता है। तो डेसिबल जो आप लोगों का रहता है बेल का, मतलब नॉर्मल यदि मात्रक बात की जाए तो 1 होता है, 1 बेल हो गया। ठीक है, तीव्रता आप लोगों की कितनी हो गई, बेल हो गई। अब मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था वो देसी सेंटी, शिवानी ने पढ़ा था देसी सेंटी वाला, कि देसी सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो और एटो, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो उसमें जो देशी आप लोगों का था 10⁻⁻1, मतलब डेसिबल, जो देशी जो शब्द यहाँ पर लग गया तो सीधा सीधा वो 10⁻⁻1 छोटा है। मतलब ये जो इसका है 1/10वां भाग है। मैंने आपको बताया था ये सारी चीज़ें किस तरीके से उसको आप लोगों को मैनेज करना है। फिलहाल यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला था कि डेसिबल, तो देशी जो शब्द आप लोगों का लग गया ना वो उसका 1/3 पार्ट, 1/10 पार्ट है।
बोल रहा है बेल का 10वां हिस्सा। और मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था किस तरीके से डेसी सेंटी मिली माइक्रो का हम प्रयोग करते हैं। अब आप लोगों को मैंने अभी तो बताया तीव्रता, फिर बात करते हैं तारत्व। भाई तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिसके माध्यम से हम यह पता लगाते हैं कि ये लड़का है कि लड़की है। आप कहोगे ये कैसे सर? आवाज़ पतली और मोटी जो होती है हमारी, वो तारत्व के आधार पर ही रहती है। लड़कियों का तारत्व जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, लड़कों का कम होता है। पिच जो आप लोगों ने सुना होगा, तो मोटी या पतली कहा जाता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, और आवृत्ति जो है आप लोगों की अपरिवर्तित रहती है। मैंने अभी आपको बताया था क्या अपरिवर्तित रहता है। यदि ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो भाई अपरिवर्तित क्या रहता है? आवृत्ति। ठीक है, ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है, और ध्वनि जो पतली होती है तो लड़कियों का तारत्व अधिक होता है, वो काफ़ी तेज बोलती हैं। जबकि आवृत्ति कम होने पर तारत्व कम होता है और ध्वनि मोटी होती है, जो कि लड़कों के साथ होता है। ठीक है, फिर आप लोगों का बात की जाए गुणता, क्वालिटी। देखो मैंने आपको बताया था समान प्रबलता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत हो। इससे आप लोग भूल जाओगे। यहाँ गुणता में आप लोग सीधा सीधा ये डालो जिनमें समान कंपन, क्योंकि ध्वनि कंपनशील है भाई, जिनमें समान कंपन समान समय तक लगातार चलते रहते हैं, उसे ही हम उसकी गुणता या क्वालिटी कहते हैं। ओके, चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग समझिए। यहाँ से आप लोगों को रटना कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया कि ये आप लोगों का कंपन पर आधारित होता है, तो गुणता में आप लोगों को कंपन ऐड कर लेना है। ओके, अगला आप लोगों का प्रतिध्वनि क्या होता है? इको जो आप लोगों का रहता है वो क्या होता है? जब ध्वनि तरंगों को दूर स्थित किसी टावर से जो हम छोड़ते हैं और टकराकर जो है वो आप लोगों की परावर्तित होकर वापस आती है, तो ध्वनि आप लोगों का जैसे कि प्रकाश आप लोगों का रहता है टकराकर वापस चला जाता है, सेम कंडीशन ध्वनि के साथ भी रहती है। ध्वनि आप लोग बहुत तेज छोड़ रहे हो, किसी पहाड़ से टकरा करके लौट करके आती है। आप लोगों ने देखा होगा वादियों में क्या होता है, वादियों में कोई नीचे होता नहीं है, पहाड़ों से टकरा करके आपके बाद द्वारा लौट करके आती है, फिर आपको 2-2, 3-3 बार सुनाई देती है, तो वो प्रतिध्वनि के कारण सुनाई देती है आपको, है ना। अब आप कहोगे प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह की न्यूनतम दूरी, तो आप लोगों का 17 मीटर की दूरी नॉर्मल होना चाहिए, और कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है, मतलब बहुत ही अल्पकालिक रहता है। 10 पल के लिए आप लोगों का जो है कान पर वो ध्वनि रहता है। तो आप लोगों को यहाँ से जो रटने वाली बात है, पहले तो याद करने वाली प्रतिध्वनि क्या होता है। प्रतिध्वनि का रहता है ध्वनि का किसी भी जो है किसी भी वस्तु से टकराकर लौटना, उसका प्रतिध्वनि कहलाएगा। प्रतिध्वनि के लिए श्रोता और जो है परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो आप कहोगे 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। फिर आप लोगों का कान पर कितना प्रभाव पड़ता है, तो भाई 1/10 पड़ता है। जितना उसको ध्वनि सुनाई पड़ती है उसका 1/10 हिस्सा उसके कान पर रह जाता है, मीन्स 1/10 सेकेंड तक, मतलब 10 पल तक ओनली बहुत ही अल्पकालिक आपको ध्वनि सुनाई जो है देती है। अभी आप लोगों को एक और बात कि जो अपवर्तन के कारण ध्वनि जो है दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। आप लोगों ने देखा होगा रात में क्या चीज़ों से टकरा नहीं पाती है, लौट नहीं पाती है, तो काफ़ी लंबी दूरी जो है तय कर पाती है वो ध्वनि। ध्वनि के मार्ग में यदि अवरोध आ जाता है तो वो वहाँ से लौट जाती है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। आप लोगों ने भी देखा होगा घरों में हम साउंड बजाते हैं और यदि गेट लगा लेते हैं तो कम ध्वनि बाहर जाती है, सेम कंडीशन ध्वनि के साथ होता है, मतलब, है ना। याद जो आप लोगों को रखना है, ध्वनि की वायु में चाल 332 मीटर पर सेकेंड, सिर्फ यही याद रखना है। जल में याद रख लेना है ज़्यादा से ज़्यादा 1483 बस, और इनमें किसी में भी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मेन जो आप लोगों का है वो वायु में 332 मीटर पर सेकेंड आप लोगों का है, जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तापमान बिल्कुल शून्य है आप लोगों का, ठीक है। जब जा करके आप लोगों का 332 मीटर पर सेकेंड आप लोगों का जो चल रहा है, क्योंकि तापमान पर कोई ध्वनि का प्रभाव पड़ता है, मैंने बताया था। तापमान यदि आप लोग बढ़ा दोगे तो आप लोगों का जो है कैसा हो जाएगा भाई, ध्वनि जो है तेज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को जो है कोई भी परेशानी जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये आप लोगों का डेसिबल, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट जो आप लोगों का है इम्पोर्टेंट लाइन जो आप लोगों के यहाँ जो मुझे बताना था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो आप लोगों का WHO है भाई, WTO तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WHO होगा यहाँ पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की ध्वनि जो है मानव के लिए सर्वोत्तम मानी गई है, और ये आप लोगों के लिए 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी गई है। तो सबसे पहले तो हम लीड लगाते हैं, तो लीड में मैं आपको बताना चाहूँगा नॉर्मल जो आवाज़ रहती है वो 100 डेसिबल की रहती है फुल पर, तो प्लीज़ उसको ना सुना करें तो आपके लिए बेटर रहेगा, कान खराब होने की पूर्ण संभावना है। 45 डेसिबल की बात करें तो 45 डेसिबल आप लोगों का जो रहता है नॉर्मली आप लोग जो साधारण बातचीत की जो भाषा रहती है वो 40
45 आप लोगों को बोला है, 45 जो है सर्वोत्तम होती है, सबसे अच्छा अधिकतम इसको कह सकते हैं, मानव कान के लिए इतना अधिकतम होता है। और नॉर्मल जो साधारण बातचीत की हो रहती है 30, और साधारण मानव के लिए अधिक मतलब अधिक से अधिक 130 डेसिबल तीव्रता ध्वनि सुन सकता है बस, किंतु 85 डेसिबल से अधिक व्यक्ति जो है बहरा हो जाता है। इस बात को भी मैंने ध्यान रखना है। मैंने अभी आपको बताया कि लीड जो आप लोगों का रहता है 100 डेसिबल का ध्वनि उत्पन्न करता है, तो उसको सोच समझ करके लगाइए। व्यक्ति के लिए स्पष्ट मैप जो है पैमाने दिए गए हैं, जो कि किसी फालतू व्यक्ति ने नहीं, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है कि व्यक्ति जो है 130 डेसिबल की ध्वनि को सुन सकता है, 85 डेसिबल की ध्वनि जो है व्यक्ति बहरा हो सकता है, और 150 डेसिबल पर वो पागल भी हो सकता है। ठीक है, साउंड का कितना इफेक्ट आप लोगों की लाइफ में पड़ता है ये आप लोग यहाँ से समझ सकते हो आसानी से। फिर आप लोगों का जो मैंने अभी बताया कि साधारण बातचीत की जो 30 से 40 डेसिबल आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्मल आप सिर्फ 80 डेसिबल तो सुन ही सकते हो। साधारण बातचीत की जो भाषा शैली तीव्रता जो आप लोग रहती है 30 से 40 डेसिबल होना चाहिए। चिल्ला कर बात करते हैं तो 50 से 60 डेसिबल होता है, इससे ज़्यादा नहीं। ट्रैक्टर ट्रक जो आप लोगों का रहता है, आप लोगों को दूर से वो फटफट सुनाई देता है, दूर से इतना सुनाई देता है जब उसके देखो जो ध्वनि यहाँ पर जो बात की जा रही है फाइनली इंजन से जनरेट होने वाली ध्वनि के बारे में बात कर रहा है। ऐसा नहीं ट्रक वहाँ चल रहा है 1 किलोमीटर दूर कितनी आवाज़ आ रही है, इंजन से डायरेक्ट जितना शोर निकलता उसको माप करके यहाँ आपको दिखाया गया है ना। ट्रक और ट्रैक्टर की बात की है, ट्रक और ट्रैक्टर जो आप लोगों का है भाई 90 से 100 डेसिबल की ध्वनि जनरेट करते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है। क्वेश्चन जो बनता है आप लोगों का यहीं से बनता है, साधारण बातचीत की कितनी डेसिबल रहती है, 30 से 40 डेसिबल रहता है, और जोर से बातचीत का 50 से 60 रहता है। इससे ज़्यादा कुछ भी आप लोगों को यहाँ पर याद नहीं रखना है। ठीक है, विवर्तन आप लोगों का मैंने बताना चाहूँगा। विवर्तन क्या होता है? विवर्तन की जो घटना रहती है आप लोगों का, वो प्रकाश में भी काम करती है आप लोगों का, और ध्वनि में भी काम करती है। ध्वनि और प्रकाश की कंडीशन अधिकतम जो है अधिकांश मतलब 75 to 80% जो है ध्वनि और प्रकाश एक जैसा वर्क करता है। देखो आप लोगों का जो है मार्ग में कोई भी चीज़ आती है, किसी भी चीज़ के माने कोई भी चीज़ आती है 1 मीटर की कोटि का होता है ध्वनि का तरंग दैर्घ्य, वो आप लोग रहने दीजिए। जैसे कि ये चल रही है ध्वनि, ऐसी चल रही है और अचानक आकर के जो है यहाँ पर कुछ तीक्ष्ण चीज़ मिल गई, तो यहाँ से टकराएगा और तुरंत ये वापस लौट जाएगा। ठीक है, इधर तो वो आप लोगों का जो तीक्ष्ण किनारे से टकराकर लौटना जो आप लोगों का क्या कहलाता है, जो चिकनी सतह की बात नहीं कर रहा है, वो चीज़ों को ध्यान से समझना। वो आप लोगों से बोल रहा है कि मीटर की यहाँ नहीं कोई अवरोध रहता है तो मार्ग में अवरोध किनारे मुड़ जाता है, अवरोध के किनारे से मुड़ जाता है। तो आप लोगों को किनारा जो कॉर्नर वाला पॉइंट है आप लोगों को विवर्तन में विशेष रूप से लिखना है। ठीक है, व्यतिकरण की बात कर रहा है तो व्यतिकरण आप लोगों क्या रहता है, समान आयाम और समान आवृत्ति, मतलब फ्रिक्वेंसी उनकी एक जैसी रहना चाहिए। और आयाम क्या कहते हैं, अधिकतम विस्थापन को आप आयाम कहते हो। अधिकतम जैसे दोलन से हम समझ सकते हैं, दोलन जो आप लोगों का अक्सर रहता है यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा और फिर यहाँ आएगा, तब जाकर के एक दोलन रहता है। तो यहाँ से यहाँ जाने का जो आप लोगों का है, ये वाली जो कंडीशन है यहाँ से यहाँ तक, ये आयाम है कि अधिकतम विस्थापन ये हो सकता है उसका, है कि नहीं। अधिकतम विस्थापन ये होगा, या मूल बिंदु से विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी, तो भाई यही होगी ना। तो आयाम देखो, समान आयाम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुँचती हैं, तो इस बिंदु पर ऊर्जा पुनः वितरित हो जाती है, मतलब बार बार गूंजती हुई सुनाई देती है। उसी को हम ध्वनि का क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट, भाई डॉपलर इफेक्ट आपको समझना काफ़ी आवश्यक है कि डॉपलर इफेक्ट से आप लोगों को क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। डॉपलर इफेक्ट ही पढ़ना है, इसके बाद हम अपने एमसीक्यू की ओर चलेंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना है। एमसीक्यू में ले आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ, क्योंकि एमसीक्यू से मन लग जाता है। 40 एमसीक्यू हैं, थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे और 20 मिनट में उसको कर लेंगे। ठीक है, देखो डॉपलर इफेक्ट की बात कर रहा है। डॉपलर इफेक्ट में आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो मेन कंडीशन रहता है वो श्रोता और स्रोत वाला कंडीशन यहाँ पर आप लोगों का रहता है। देखो पढ़ करके ही पहले आप समझने की कोशिश करें। श्रोता या स्रोत की गति के कारण किसी तरंग को आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है, तो इस घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। देखो आप लोगों की जब कोई श्रोता है और एक स्रोत है, मीन्स आप लोगों का ये जो है ट्रेन का हॉर्न है, ट्रेन हॉर्न बजा रही है, ये स्रोत है, क्योंकि यहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ये स्रोत है। और ये मैं खड़ा हूँ, ये श्रोता है, क्योंकि मैं जो है इसका सुनने वाला व्यक्ति हूँ, है ना। तो श्रोता और स्रोत के बीच की दूरी कहीं ना कहीं ये आगे को बढ़ रही है और आप लोग इसको सुनने को जा रहे हो। तो जो ध्वनि में वृद्धि हो रही है वो आप लोगों का डॉपलर इफेक्ट के कारण हो रही है। ठीक है, सेम कंडीशन देखो, श्रोता और स्रोत के बीच की दूरी घटने और बढ़ने दोनों जगह प्रतीत होती है, कि बदलती हुई प्रतीत होती है, आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है, बिल्कुल होती है भाई। देखो
यही ट्रेन यदि इधर को जा रही होती और हम इधर को जा रहे थे तो भी भाई इसकी बदलती हुई आवृत्ति हमको प्रतीत होती। क्यों भाई, ये दूर हो जाती, ये भी दूर हो जाती, कम कम सुनाई पड़ता। मतलब सीधा सीधा जो आप लोगों का डॉपलर इफेक्ट है वो आप लोगों से कहता है कि श्रोता और स्रोत के बीच बदलती हुई दूरी के कारण, ध्यान से सुनना, डॉपलर इफेक्ट शायद आपके अभी दिमाग में कभी नहीं घुसा होगा, जो आज घुस जाएगा। क्या है? श्रोता और स्रोत के बीच गति के कारण, या कहें गति के कारण बदलती हुई ध्वनि जो आप लोगों को उसको आवृत्ति प्रतीत होती है, उसे ही डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव का उपयोग किसी वायुयान या पनडुब्बी की गति की दिशा का वेग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल किया जाता होगा। फिलहाल ये किस तरीके किया जा सकता है, जैसे कि कितनी, जैसे कि वहाँ से डॉपलर इफेक्ट मतलब वो आप लोगों का साउंड छोड़ा जाता है, परावर्त ध्वनि तरंगें मैंने आपको बताया ना, हर चीज़ में प्रयोग की जाती हैं, दिशा में भी प्रयोग की जाती है, समुद्री गहराई में भी, और वेग में भी डॉपलर इफेक्ट का ही प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर आप लोगों का जो है कौन सी तरंगें थी, वो आप लोगों की पराध्वनिक तरंगें थी, वो अलग हैं। फिलहाल यहाँ पर हम मैक नंबर से जो है जुड़ने की कोशिश करते हैं। मैक नंबर सीधा सीधा आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो कोई भी माध्यम है आप लोगों का, जल माध्यम, जैसे माध्यम का मतलब होता है चाहे वो द्रवित माध्यम हो या निर्वात हो या वायुशील हो, कैसा भी हो, किसी भी माध्यम में एक पिंड की चाल और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल, मतलब पिंड जो है जैसे कि एक वायु है, वायु का नॉर्मल, एक मैंने बताया था नॉर्मल वायु आप लोगों का है, कोई पिंड जो है वायु में 320 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, और ध्वनि उसी मार्ग में जो है 320 मीटर पर सेकंड के अनुपात से चल रही है, तो मैक नंबर कितना हो गया, मैक संख्या कितना होगा, 1, क्योंकि वो उसके अनुपात को ही तो मैक नंबर बोलता है, मैक संख्या बोलता है। तो किसी माध्यम में पिंड की चाल और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल, पिंड की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को आप लोग मैक नंबर कहते हो। मैक नंबर आप लोगों का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। नहीं 1 से मतलब नहीं है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा ध्वनि की चाल जो है प्रकाश की चाल से ज़्यादा तो होती नहीं, क्योंकि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका अनुमान आप लोगों को कैसे पता चलेगा, सबसे अच्छा उदाहरण है बारिश के दिनों में हम लोग देखते हैं बिजली जो है पहले दिख जाती है, फिर उसकी बहुत बाद में सुनाई देती है, लगभग 10 सेकंड बाद हमको कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है, 10 सेकंड पहले हमको कड़कते हुए दिख जाती है। क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक है कि नहीं है ना। अब आप लोगों को वायुयान की चाल को जो है मैक संख्या के रूप में मापा जाता है। मतलब देखो मैक संख्या के रूप में कैसे मापेंगे, वो वायु की चाल जो है मैक नंबर में मापा जाता है। ये तो चलो बहुत ही अच्छी बात आप लोगों को पता चला है। फिर पिंड की चाल वायुमंडल में, तो पिंड की चाल ईंधन कितना स्पीड चल रहा है वो तो आपको पता चल जाएगा। उसी माध्यम में ध्वनि की चाल, ध्वनि कितनी चाल से चल रहा है। यदि मैक संख्या का मान 1 है तो इसका अर्थ है कि पिंड की चाल ध्वनि की चाल के बराबर है। संख्या का मान यदि 2 है तो इसका अर्थ क्या है, पिंड की चाल जो है ध्वनि की चाल से 2 गुनी है। और यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल पराध्वनिक कहलाती है। पराध्वनिक मैंने आपको बताया कैसे, ऐसी ध्वनि पिंड की चाल कहीं कहलाती है सुपरसोनिक या पराध्वनिक कहलाती है। ध्वनि की चाल से भी ज़्यादा चलने वाले सुपरसोनिक आप लोगों का कहलाते हैं। सुपरसोनिक नाम से जो आप लोगों के हवाई जहाज भी बने हुए हैं। तो देखो थोड़ा सा कंफ्यूज होने का कष्ट नहीं करना है, धीरे से समझना है। मैक नंबर क्या होता है, किसी भी माध्यम में पिंड की चाल, यहाँ पर पिंड आप लोगों का एरोप्लेन हो गया, उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की चाल तो आप लोग ऐसे ही फाइन कर लोगे। तो यही वायु की बात कर रहा है तो भाई पिंड की चाल तो आपको पता चल जाएगा। वायु की चाल आप लोगों का जो कितनी रहती है, ध्वनि वायु में ध्वनि की चाल 320 मीटर पर सेकंड रहती है, जो अभी अभी मैंने आपको बताया था, डाटा बताया था। कहाँ गया ये, कहाँ गया भाई, ये 332 मीटर रहता है। 332 मीटर आप लोग लगाओगे तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा भाई कितना कितना क्या रहता है ना। नॉर्मली आप लोगों को जो संख्या मैक नंबर जो रहता है वो अधिकतम 2 से ही रहता है, और मैक संख्या 5 से अधिक है तो चाल अति पराध्वनिक है, हाइपरसोनिक आप लोगों की कहलाती है। मैक नंबर आपको पता चल गया। और वायु जो आप लोगों का एरोप्लेन रहता है उसकी भी गणना जो की जाती है उसकी चाल की, वो मैक नंबर में ही की जाती है। मैक संख्या यदि 1 से अधिक है तो ध्वनि की चाल पराध्वनिक है, और मैक संख्या 5 से अधिक है तो अति पराध्वनिक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आप लोगों को शॉक वेव्स आप लोगों की क्या होती हैं, देखो पराध्वनिक कब होता है, जब कोई पिंड पराध्वनिक हो जाता है। तो देखो मैं आपको कैसे समझाऊंगा, जब कोई पिंड पराध्वनिक हो जाता है मतलब उसका जो मैक नंबर है वो आप लोगों का 1 से अधिक हो जाता है। 1 से अधिक हो जाता है तो जैसे कोई भी चीज़ इतनी स्पीड में चलती है तो अपने पीछे जो है इस तरीके का बवंडर छोड़ती हुई जाती है। देखना, देखते जाना और इस तरीके का। फाइनली यदि हम इसको देखें तो ये लगभग शंकु जैसी आकार की बन रही है
मतलब एक पिंड अपनी चाल पराध होने को जाती है तो अपने पीछे के माध्यम में शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ जाती है। इसी तरीके से ध्वनि के गोल गोल बबूले छोड़ती जाती है। विक्षोभ के संचरण की प्रघाती, इसी तरंग को जो है प्रघाती तरंग कहते हैं। ये जो पीछे जो वेव्स तैयार हो रही है इनको हम प्रघाती तरंगें कहते हैं। जब कोई पराध्वनिक विमान जो आप लोगों का ऊंची इमारत के ऊपर से गुजरता है तो उससे द्वारा उत्पन्न प्रघाती तरंगें भवन से टकरा जाने के कारण काफी क्षति पहुंचती है। ये बात सही है। तो जैसे कि जो कोई सुपरसोनिक विमान आप लोगों का किसी भवन के ऊपर से गुजरता है तो हो सकता है कि आपके छत पर जो भी रखा हो टूट सकता है। बिकॉज ऑफ भाई मैक नंबर तो आप लोगों का काम कर नहीं रहा है, क्योंकि वो तो तेज आ ही रहा है मैक नंबर, तो प्रघाती तरंगें भी उत्पन्न होंगी। प्रघाती तरंगें तो भाई तो किसी चीज़ की उसे आवश्यकता है नहीं, वो स्पष्ट बोल रहा है। जब पिंड की चाल पराध होने को जाती है, मतलब पिंड की चाल यदि पराध होने को गई, नॉर्मली बात मानी जाए 332 तो नॉर्मल रहता है, क्योंकि सब जगह वायु में ही एरोप्लेन चलता है और वायु में ध्वनि की चाल 332 रहता है। तो यदि 332 से अधिक ही रहेगा, 332 मीटर पर सेकेंड, उसके अकॉर्डिंग यदि चलेगा तो भाई मैक नंबर तो अधिक होना ही है। और यदि चाल पराध होने हो जाती है तो इस तरीके का विक्षोभ जो उत्पन्न होता है ना, उसी को हम प्रघाती तरंगें कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी जो है नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो। यहाँ तक की जो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई उनको आप लोगों को वन टाइम और रिवीजन करवाता हूँ, फिर मैं आज के आप लोगों को जो है MCQ की ओर लेकर के चलना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि जो है ध्वनि क्या होता है, उसकी प्रकृति कैसी रहती है। ध्वनि आप लोगों का जो है उत्पत्ति कंपनियान वस्तुओं से रहती है और ये अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। फिर मैंने आप लोगों को ध्वनि शब्द के लिए आप लोगों को किस तरीके से क्या उपयोग किया जाता है, 20 प्रति सेकंड से 20,000, मतलब ये आप लोगों को आवृत्ति मैंने बाद में बता रखा है। फिर ध्वनि की चाल क्या रहती है, ध्वनि की चाल क्या रहती है, माध्यम की प्रकृति और घनत्व दोनों पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल जो आप लोग माध्यम की प्रकृति और घनत्व दोनों पर निर्भर करती है। माध्यम यदि ठोस होगा तो ध्वनि और ज़्यादा, तरल होगा तो थोड़ा कम, गैस होगा तो और भी कम। मतलब ये आप लोगों का माध्यम की प्रकृति जो है घनत्व पर निर्भर हो गई। और आप लोगों की प्रकृति कैसी है भाई, हो सकता है कि वो आप लोगों का जो है ठोस, द्रव, गैस, इन सब चीज़ों पर आप लोगों का माध्यम प्रकृति, जैसे कि गर्म में कैसा, नमी में कैसा, है ना, और अलग अलग कंडीशन में सब कुछ आप लोगों का अलग अलग, उनको हम कहते हैं प्रकृति, है ना। तो ताप बढ़ाने पर जो है ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ये मैंने आपको बताया था। नॉर्मली जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर ध्वनि की चाल जो है 0.61 मीटर बढ़ती है। नमी युक्त या शुष्क वायु रहती है, ध्वनि की चाल कम हो जाती है। बिकॉज ऑफ शुष्क वायु की अपेक्षा करें नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक रहती है। नमी युक्त वायु में अधिक होगी, कम नहीं होगी। फिर मैंने आपको तरंगें बताया, यहाँ से आप तो आ ही गए थे, तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो समझ में आ चुकी होंगी। यहाँ से जो है हम चलने वाले हैं आज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बताइए।